तो आपको वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आता है। और एग्जाम में क्या आता है ये आप कब जानोगे? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, ट्रेंड देखोगे। थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, तो वही चीज है ये। यही चीज सीखो बेटा आप लोग इन लोगों से, समझ रहे हो? अब पीयूष बताएंगे। आप सभी को मेरा जय जोहार। मेरा तो अपने बारे में ज्यादा नहीं पता था, पिछले बार तो आया ही था, आप जान रहे हैं। और अभी आपका प्री के एग्जाम है आगे, तो मैं कोशिश करूंगा प्री के बारे में बात करूं, क्योंकि मेंस के और इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा याद भी नहीं रहेगा और अभी कोई मतलब नहीं है। तो प्री का अभी बहुत कम टाइम बचा, 3 महीना बचा है मुश्किल से। तो प्री पे अब पूरा फोकस करिए, एकदम डेडिकेटेड। और भले ही हमारे अंतिम सिलेक्शन में प्री का वेटेज 0 है, मेंस और इंटरव्यू काउंट होता है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो रियल अगर देखे तो प्री का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। 70 to 80% अगर हम बोले तो प्री ही है। क्योंकि अगर हमारा प्री निकलता है उसके बाद ही हम लोग मेंस पढ़ पाते हैं। कोई कितना भी बोल दे मेंस पढ़ो, नहीं हो पाती है पढ़ाई, सच्चाई है। और प्री अगर नहीं निकलता है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। और प्री अगर निकल जाता है अब पढ़ते पढ़ते, तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, मेंस की अपने आप अच्छे से पढ़ाई होती है। तो पूरा फोकस प्री पे करिए। और प्री का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है अभी अभी मतलब अगर मुझे खुद अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं मिलता तो मैं खुद अभी स्टार्ट कर देता। क्योंकि प्री में क्या है कि स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा वर्क करता नहीं है, क्योंकि पूरा फैक्चुअल आता है। तो कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा है, कोई नॉर्मल कर रहा है, वो सब वहीं पे हो जाते हैं। तो प्री पे करना है, और प्री आप जब कर लोगे तो मेंस का 50% आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अभी बात ये कि तैयारी कैसे करना है। तो पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। इतने बार सॉल्व करिए कि याद हो जाए। उसके बाद स्मार्ट स्टडी स्टडी ये अब करना है आपको कि पढ़ते सब है। डिफरेंस ये आता है कि नॉर्मल हम पढ़ लेते हैं और उसको क्वेश्चन पैटर्न में सोचते नहीं है। लेकिन जब हम उसको क्वेश्चन पैटर्न में सोचेंगे कि अगर ये पहले आया था तो आगे क्या आ सकता है। अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे 2019 का। तो उस समय क्या हुआ था, भूपेश बघेल जी जो क्षेत्रीय परिषद है उसके उपाध्यक्ष बने थे। तो नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे, नाम रट लिए कौन बना उपाध्यक्ष, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको उस टाइम ये सोचना है कि ये हमारे सिलेबस में कहाँ पे है। तो सिलेबस में आप देखेंगे क्षेत्रीय परिषद पॉलिटी में है, तो क्षेत्रीय परिषद से उठा के 2 क्वेश्चन पूछ दिया। तो ऐसे आपको करंट की चीजों को स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करना है। समझ रहे हैं? 3 टाइप की हमारी क्वेश्चंस आते हैं। पहला हो गया स्टैटिक, हो गया मतलब जिसको करंट से कोई मतलब नहीं है कि ये नाचा कहाँ होता है, ये गम्मत है, ऐसा वाला। एक होता है करंट अफेयर का प्योर, कि अभी कौन राष्ट्रपति बना, जो भी बना, ये हो गया। और तीसरा होता है कि स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो आता है करंट की वजह से। और सबसे ज्यादा कठिन वो होता है, क्योंकि वो हम लोग जनरली हर साल पढ़ते नहीं है, लेकिन वो क्योंकि करंट में ट्रेंड में था इसलिए वो आ जाता है। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें जो भी टॉपिक है उसका ये सोचिए उस स्टैटिक पोर्शन में कहाँ पे है। जैसे एक एग्जांपल अभी क्षेत्रीय परिषद का दिया, और उसी साल क्या हुआ था, बहुत ज्यादा दल बदल हो रहा था कि हर राज्य में होगा, तो हम नॉर्मली सोचेंगे इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये देखिए कि सिलेबस में कहाँ पे है, दल बदल में। तो दल बदल से 2 क्वेश्चन पूछा उसी साल। मतलब उस साल अगर पॉलिटी का आप देखें, सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से कनेक्टेड थे। इवन ये देखिए हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर कभी 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 करंट अफेयर से कनेक्ट कर देता है। रीवा में क्या हुआ था, उत्खनन चल रहा था, वो करंट अफेयर में बना हुआ था। तो उसी कारण रीवा से क्वेश्चन पूछ दिया कि लोरिक और चंदा कहाँ से संबंधित है करके। तो ऐसे करेक्ट करता है। तो ये चीजें आपको तब समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और करंट अफेयर पढ़ते रहोगे और उसको करेक्ट करोगे अपनी पढ़ाई से, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी है, क्लासेस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और उसको उसी के उसी दिन रिवाइज करना है, एक भी दिन डिले नहीं करना है। क्योंकि आप छोड़ दिए और अगले दिन फिर उतनी पढ़ाई होगी और फिर पुरानी चीजें पूरा उड़ जाती है। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं ये रिवाइज करता हूँ तो मुझे आज तक ये याद है कि 2 साल पहले दीक्षित सर ने वो ट्रिक बताया था, जैसे पंचायती राज का बी से 243, बी विघटन, सी से संरचना। तो सारी चीजें याद है, इवन क्लास में कभी हंसी मजाक होता है वो चीजें याद होती है। लेकिन जो चीजें मैं रिवाइज नहीं कर पाया था, एक बार क्या हुआ था, मैं दूसरी कॉपी में लिख दिया था, मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। तो कुछ समय बाद मुझे देखकर खुद ये लगने लगे कि ये कब पढ़ा दिए सर करके। तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको उसी के उसी दिन रिवाइज करना है, फिर आप हफ्ते में एक बार फिर रिवाइज करिए, संडे को, फिर 15 दिन में रिवाइज करिए, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए करके। तो अवर्स कभी टारगेट मत करिए। आप ये टारगेट करिए आपको क्या पढ़ना है, डेली जो पढ़ा है उसको उसी दिन रिवाइज करना है। उसके लिए आपको आधा रात 12 बजे तक पढ़ना पड़े, 1 बजे तक पढ़ना पड़े, जितना पढ़ना पड़े
आपको वो छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, हमारा माइंड बहुत आलसी होता है, उसको पता चल गया कि ये आदमी मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाएगा अगर मैं काम नहीं किया, तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। फिर वो अगले दिन देखना वो चीज आपका 4 घंटे में हो जाएगा। और कभी भी अवर्स को टारगेट मत करना कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये पढ़ना है। हमेशा टारगेट करना कि मुझे ये कंटेंट पढ़ना है। क्योंकि वो डिफरेंस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनका टारगेट क्या होता है कि मुझे इतना 8 घंटे काम करना है। और वही जब उनको आप ठेका दे देंगे कि आपको ये काम करना है, तो जो चीज वो 6 महीने में करने वाले होते हैं 2 महीने में कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग जनरली गलती क्या करते हैं, अवर्स को टारगेट कर लेते हैं, 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा, और पढ़ क्या रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग कहीं और लग रहा है, मन लग नहीं, बस खाली बुक खोल के बैठे हैं, फिर बोलेंगे हम तो 10 घंटे पढ़े थे, हम 15 घंटे। वो काम नहीं आएगा। आप टारगेट रखिए कि मुझे आज ये चीजें इतनी इतनी पढ़नी है और ये इतने टाइम में कंप्लीट करना है। सामने घड़ी रखिए कि एक हर घंटे का टारगेट बनाइए, आधे घंटे में ये करना है, उसको बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आप 8 घंटे 6 घंटे में पढ़ेंगे ना, वो 16 घंटे 15 घंटे के बराबर हो जाएगा। और एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, जैसे कि कोई 16 घंटे पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं होता, कुछ 8 घंटे में सेलेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मेंस में क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आपको समझाना है। तो पहले क्या होता था, 40 नंबर का क्वेश्चन आता था, और बुक अगर कोई उठाएंगे तो उसमें मिलेगा 10 पेज का, 15 पेज का क्वेश्चन। और जो इस चीज को सोचेगा नहीं कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हो सकता है उसको पूरा पढ़ देगा, एक एक लाइन। मतलब कई लोग की प्री और मेंस में डिफ्रेंशिएट भी नहीं करते क्या स्ट्रेटजी होता है। तो वो पूरा एक एक लाइन पढ़ देंगे, पूरा एक एक चीज रट देंगे, जैसे मतलब उनको पूरा इतना 40 नंबर के लिखना। वो ये भी नहीं देखते हैं कई लोग कि कितने नंबर का आएगा, हमको क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो हो सकता है उसको 3 दिन 4 दिन लग जाए सेम चीज को पढ़ने में। और जो इस आदमी को पता है कि इससे कैसे क्वेश्चन आता है, उसको पता है कि ये डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से पेपर में, पेपर 4 के पार्ट 3 में। हाईएस्ट क्वेश्चन कितना आएगा, 15 नंबर का। 15 नंबर मतलब 1.5 पेज। ठीक है। तो उसी चीज का वो शॉर्ट नोट्स बना लेगा, मुश्किल से 2 पेज का, क्योंकि 2 पेज का पढ़ूंगा तो एग्जाम हॉल में 1.5 पेज तो याद आ जाएगा। अब वो मुश्किल से जो चीज वो 10 पेज पढ़ रहे थे, मुश्किल से 1.5 पेज पढ़ेगा, तो उसको टाइम बहुत कम लग गया। सोचो उसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये होगी, ये उसमें अपने हिसाब से पढ़ेगा, मुझे कौन कौन से फैक्ट्स याद रहते हैं, क्या लिखना है। और उसको क्योंकि वो कम था, उसको बार बार रिवाइज करेगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये कम पढ़ रहा था 8 घंटे, इसलिए उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा, वो अपनी हॉबी को टाइम दे सकता है, कुछ और भी। तो इस वजह से होता है कोई 8 घंटा पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाता है, कोई 16 घंटे पढ़ के सेलेक्ट नहीं। एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी और किसी से ये मत पूछिए कि आप कितना घंटे पढ़ते थे, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। आप ये पूछिए किस टाइम पे कितने घंटे पढ़ते थे। स्टार्टिंग में सब कम पढ़ते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं 8 घंटे 10 घंटे, और लास्ट में सब 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं। तो कोई बताता है कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, कोई बताते हैं हम 16 घंटे, से हम कंफ्यूज हो जाते हैं सही कौन बोल रहे हैं। तो सब सही बोल रहे हैं। लास्ट में सब पढ़ते हैं 18 घंटे 16 घंटे, जो भी है 14 घंटे। लेकिन हर साल भर कोई नहीं पढ़ पाता। साल भर 6 घंटे 8 घंटे आप डेली पढ़िए, वो सफिशियंट है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज बहुत मस्त है। मुझे भी कई लोग का कॉल आया था कि हम लोग की अभी तैयारी हुई नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं करें करके। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करिए। और उसका पर्पस हम लोग गलत समझते हैं। हम लोग को क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मतलब अपने आप को टेस्ट करना कि मेरा नंबर इतना है, और हर बार हम लोग फिर कंपेयर करने लगते हैं, इतना रैंक आया, ये हुआ है। वो उसका पर्पस बिल्कुल नहीं है। अभी जब आपकी तैयारी हुई ही नहीं है, अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपसे बन रहा है कि नहीं, और आपको नए क्वेश्चंस पता चलेंगे। एक आदमी का 90% अगर क्वेश्चन बनेगा, तो उसको सिर्फ 10 क्वेश्चन नए पता चलेंगे। और एक आदमी जिसके 10 क्वेश्चन बनेगा, उसको 90 क्वेश्चन नए सीखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हो ना, अगर नहीं बना, मुझे ज्यादा सीखने को मिली, तो आप उसको सीखने के तरीके से लीजिए। और उसके बाद फिर लोग पूछते हैं कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए करके। तो इसका आंसर आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। हर इंसान का तुक्का लगता है, किसी का नहीं लगता है, कितना लगता है वो अलग अलग होता है। तो मैं क्या करता था, जब भी टेस्ट सीरीज दिलाता था, उसमें मैं 3 बार पार्ट में करता था। आप टेस्ट सीरीज जब दिलाएंगे, एनालिसिस करिए कि पहले जो सारी चीजें आती थी उसको सॉल्व करिए। उसके बाद जो चीजें आपको डाउट में है, उसके बाद जो मार्क कर दीजिए, और उसको फिर सॉल्व करिए। और उसके बाद फिर थर्ड में आइए, और जिसको डाउट है, उसके बाद फिर अपना एनालिसिस करिए कि आप जितना तुक्का मार रहे हो वो लग रहा है कि नहीं वहां पे। ठीक है। तो उससे फिर आपको समझ आएगा कि आपको कितना तुक्का मारना है और कितना एक्यूरेट करना है, वो आप ही डिसाइड करोगे, आपको कोई नहीं बता सकता। एग्जाम हॉल में कभी भी डिसाइड करके मत जाना मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, ये नहीं करना है करके। और एक काम करिएगा, जब टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, तो उसमें हमेशा अपने हाथ में पेंसिल रखिएगा, और पूरे वर्ड टू वर्ड के नीचे से पेंसिल वो रखिएगा, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके नीचे हैबिट डालिए अंडरलाइन करने का। क्या होता है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में नहरों से कितनी सिंचाई हुई, ऐसा क्वेश्चन आ गया, या छत्तीसगढ़ में नलकूप से कितनी सिंचाई हो गई। तो अभी तो लगता है इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या बहुत प्रेशर होता है। हम लोग पूछता है नहर, हम लोग नलकूप लिख के आ जाते हैं।
तो उसके नीचे तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वहीं पे। और ये अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तब एग्जाम हॉल में होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में आप सोचोगे तो नहीं होगा। तो अंडरलाइन करने की हैबिट डालिए, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड। और सबसे ज्यादा जो पीएससी कंफ्यूज करता है और नहीं है में, हर बार पूछता है कि ये कितना परसेंट है करके, और हम लोग नहीं है वाला लिख देते हैं जो भी है। तो है नहीं है में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये हैबिट डालिए। और एक हैबिट डालिए कि जो फोर्थ ऑप्शन होता है उसके नीचे कुछ मार्क करना है। तो इससे क्या होगा, आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। नहीं तो कई बार गलती क्या होता है, जैसे मैं भी गलती किया था पहले बार, कि गीता का दर्शन क्या है करके, तो पहला ही ऑप्शन दिखा कर्मयोग। तो कर्मयोग तो सही आंसर, मैं नीचे देखा ही नहीं। फिर जब घर आके देखा तो मुझे पता चला उसमें थर्ड ऑप्शन में था निष्काम कर्मयोग। तो कई बार हम लोग होता है फर्स्ट ऑप्शन देख के हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो एक हैबिट डालिए कि चारों ऑप्शन वहां पे पढ़ना है आपको, और लास्ट में मार्क करना है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं डेली। और न्यूज़पेपर के लिए क्या करता था मैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता था। क्लास में मैं हमेशा एक न्यूज़पेपर रखता था अपने साथ, और 2 क्लासेस के बीच में या कभी भी ब्रेक मिला उसी टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग नहीं आए थे, आप लोग के पास टाइम था, मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे मेरा एक न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका होता। तो अपने साथ कभी भी जैसे क्लास में ब्रेक हुआ कुछ भी हुआ, उस टाइम का यूटिलाइज करिए। उसी टाइम पे जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, या न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, आप सुबह से आते हैं इस टाइम पे बीच बीच में आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब में वीडियोस वगैरह होते हैं, वो सब आप देख लीजिए करंट अफेयर के लिए। हाँ, तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ आएगा कि उसमें जैसे कोई न्यूज आ गया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको समझ आएगा इससे तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। पॉलिटिकल कोई न्यूज आया, तो अगर वो कहीं पॉलिटिक्स से कनेक्ट हुआ हमारे संविधान से, तो उसको पढ़े, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद जैसे कि वो देखिए कोई सरकार का योजना है, तो वहां पे हमेशा मंत्री का नाम रहता है, तो आपको याद आएगा कि इससे तो क्वेश्चन आया था कि ये मंत्री का कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। तो आपको तुरंत आएगा कि ये सब चीजें मुझे पढ़नी है। फिर वहां पे योजना रहेगा कि ये योजना इस दिन से शुरुआत हुई, तो आपको पता रहेगा 2019 में तो ये योजना का डेट भी पूछा था, तो आप उसको पढ़ने। तो मतलब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है। न्यूज़पेपर में मुश्किल से 30 to 40% चीजें ही काम की होती है, बाकी फालतू होती है। और हम लोग वही चीजें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्या काम का है क्या नहीं है। वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप पिछले 7-8 साल के पूरे क्वेश्चंस को क्वेश्चन तक याद कर लेंगे। और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया था, घटना चक्र लिया था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं सॉल्व करना, मेरे पास टाइम कम था क्योंकि लेट आया था, तो मुझे सॉल्व करने का टाइम भी नहीं मिला था। तो मैं क्या करता था, जो भी पढ़ रहा हूँ उसी टाइम पे एक पेज पढ़ा, तो उसी से 10 क्वेश्चन मैं अपने मन में सोचता था कि इससे ये है, तो क्या क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसी टाइम पे आंसर सोचता था। इवन मैं मेंस में भी यही करता था। मेंस कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कि मिनरल्स है, तो उसी में मैं सोचा अगर 2 नंबर में आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, 4 नंबर में आएगा क्या लिखूंगा, अगर 8 नंबर में आएगा तो एक काम करूंगा मैप भी बना दूंगा, अगर यही चीज 15 नंबर में आ गया तो वहां पे मैप बना दूंगा, एक तो टेबल बना दूंगा। मन में ही सोच लेता सारे। मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसी टाइम पे आपको क्वेश्चन मन में सोचना है, उसका आंसर अपने आप को सोचना है। तो इससे क्या होगा, आपका मेहनत बहुत ही आधा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन खुद सोच चुके हो, तो आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होगे। दिक्कत क्या होता है, हम जो पढ़ते हैं बस पढ़ते हैं, क्वेश्चन की पैटर्न में सोचते नहीं, तो एग्जाम हॉल में कुछ भी क्वेश्चन आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये गलती करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। हाँ, आपने कहा कि पर डे इतना सब्जेक्ट को पढ़ना, तो सब्जेक्ट इतने सारे हैं पर डे, तो हम एक सब्जेक्ट को उतना टाइम दे पाएंगे? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं तो मेंस और प्री का दोनों का क्लास करता था। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक मेरी क्लास होती थी। तो जितना क्लास लगा रिवीजन में हमको उतना ही टाइम लगता है मुश्किल से, इवन तो उससे कम टाइम भी लगता है। तो इतना ही टाइम आप उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, और पावर नैप लेना आधे घंटे का। और उसके बाद फिर आपके पास रात को 10 बजे तक है, 11 बजे तक, उतना ही टाइम दीजिए। और मैं तो उसको रिवाइज भी करता था, और कोशिश करता था एक और कुछ भी पढ़ते रहूं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिए या कुछ चीजें और पढ़ लिए। मतलब वो आपको करना पड़ेगा, और ये आराम से हो जाता है। थैंक सर मेरे 2 क्वेश्चंस है। पहली तो ये कि सर जैसे अधिकतर क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो रात को कभी देर तक पढ़ चुके, या फिर क्या होता है कि सुबह हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो एक रहता है। तो सर एक चीज आप बताएंगे कि सोने का क्या टाइम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए कि हम 3-4 घंटे तक सोने के बाद भी क्या हमको आती सर। और सेकंड चीज ये है कि सर
काफी सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, है ना, डेली लाइफ में। जैसे कुछ फंक्शंस हो गए या फिर कुछ दोस्त यार से बात हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया। कभी कभी होती है सर कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए हमको ये नहीं पता होती है, तो सर उसके बारे में कुछ आप गाइड कर सकते हैं क्या? तो सोने के लिए तो ये है कि ये कॉलेज एग्जाम टाइप नहीं है कि 1 महीने का एग्जाम है, आप जैसे तैसे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के कर लिए आगे काम चल जाएगा। ये बहुत लंबी जर्नी है, 1 साल 2 साल भी लग जाता है। तो कोई भी हैबिट ऐसा मत बनाइए जो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप कोई भी हैबिट ये बनाते तो उस टाइम सोचिए कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं। आप जैसे 2 घंटे 4 घंटे ये ठीक है, 1 दिन 2 दिन की बात है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू तो कर नहीं सकते हो। और दूसरी बात ये, अगर आप कर भी हो तो आपका उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाता है, उसके बाद दिमाग पे असर होता है क्लास में। मुझे भी कई लोगों ने सलाह दिया था जी कि तू कितने घंटे सोता है, मैं बोला 7-8 घंटे सोता हूँ, तो बहुत गलत सो रहा है। एक एस्पिरेंट को 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बहुत एक से ज्ञान देंगे। और उसके बाद मैं कोशिश किया 3-4 घंटे का, और फिर उसके बाद मुझे दिन भर पूरा नींद आ रहा है, पूरा 3-4 घंटे वहां हम बचाते हैं, लेकिन यहाँ पूरा दिन खराब हो जाता है। और मतलब क्लास, उसके बाद क्लास आ रहा हूँ तो क्लास में नींद आ रहा है। मिथिलेश सर तो मुझे एक बार भगा दिए थे क्लास से कि सो रहा है करके। तो वहां पे 2-3 घंटे बचाने के लिए आप पूरा दिन मत खराब करिए, नींद पूरा लीजिए। मिनिमम 6 घंटे आप लीजिए या मैक्सिमम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आप नींद जरूर लीजिए। और एक शेड्यूल फिक्स करिए। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो जैसे 10-11 बजे जो सोना है या 12 बजे सोना है, वो फिक्स हो कि इतने बजे सोना है, इतने टाइम उठना है। उसको हमारी क्या बॉडी क्लॉक होता है, वो एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कोशिश करिए आप पहले ही एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, और बाकी जो दोस्त यार हैं या घूमना फिरना वो सब में कंप्रोमाइज करिए। लेकिन 2 चीज बोलूंगा, एक नींद होता है और एक खाना। ये दोनों चीजों को कभी सेक्रीफाइस मत करिए, क्योंकि ये अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे आपको लगेगा एक दिन मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको बहुत हार्म करता है। हमारी एबिलिटी जो पढ़ने की होती है ये फिर वैसे नहीं रह जाती जैसे पहले होती थी। तो ये दोनों चीजों को भरपूर लीजिए, और उसके बाद बाकी चीजों को कम कर दीजिए। जैसे कि मैं घूमना फिरना पूरा बंद कर दिया था, और ज्यादा लोगों से बात में इवन, और ये चीजें डिस्ट्रैक्शन क्या मुझे खुद नहीं आता था कि मैं क्या त्योहार सेलिब्रेट करूं, क्या अपना बर्थडे मनाऊं। मतलब इतना उम्र हो गई 25 साल, और मतलब अभी हाथ में नौकरी नहीं है, मैं क्या बर्थडे सेलिब्रेट करूं, मन ही नहीं करता था। जब घर वाले बोलते थे कि बर्थडे सेलिब्रेट करना, मैं बोला कि अब मेरा बर्थडे मैं खुद नहीं सेलिब्रेट करूंगा, जब लोग करेंगे तब करूंगा। तो ये होना चाहिए सारे त्योहार। अब एग्जाम के बाद वो मन ही नहीं करता है। अगर आपको मन कर रहा है मतलब सोचिए कुछ दिक्कत है। आपका भी फोकस नहीं है। जब आपका फोकस अपने आप आ जाए, उसके बाद किसी चीज का आपको मन नहीं करेगा पढ़ाई के अलावा। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं आएगी। और डिस्ट्रैक्शन का क्या है, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह है, तो एकदम किसी भी चीज को अचानक से बंद मत कर दिए जोश जोश में आके, कि एक दिन आप दिन भर सोशल मीडिया चला रहे हैं, अगले दिन बंद कर दिए। तो उससे क्या होगा, आप पढ़ तो जरूर है लेकिन दिमाग वहीं पे लगा रहेगा। तो हर चीज को धीरे धीरे बंद करिए। जैसे पहले मोबाइल में एक आदत डालिए कि नोटिफिकेशन पूरा ऑफ कर दीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप किसी का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। मतलब आप जब ओपन करें व्हाट्सएप तभी आपको व्हाट्सएप का मैसेज दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं अचानक नोटिफिकेशन आया तो ये। तो पहला स्टेप है कि नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दीजिए, सारे जितने सोशल मीडिया किसी भी चीज के। फोन साइलेंट में रखिए हमेशा। आपको जब बात करना होगा तब आप कॉल बैक करेंगे, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं किसी कॉल ऐप उठा रहे हो। ठीक है। और कोशिश करिए कि पढ़ रहे हो उस टाइम मोबाइल को दूर रख दीजिए। ठीक है। और उसके बाद जैसे सोशल मीडिया है तो ऐप से यूज करते हैं तो मजा आता है, स्क्रॉल डाउन सब करते रहते हैं। तो वो करिए कि ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद जब वेब में आप यूज करेंगे ना, अपने आप का चलाने का मन कम हो जाता है। तो किसी भी चीज को खत्म करना है तो धीरे धीरे खत्म करिए कि आप उस चीज के लिए रेडी हो जाएं। उसके बाद मन नहीं करेगा। अचानक हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एकदम कोई जोश में आ जाते हैं, अब मैं नहीं, अब बिल्कुल कोई नहीं चलाऊंगा करके 2 दिन चलाते हैं, फिर तीसरे दिन से उसको जितना बंद किया था उतना 8 घंटे फिर चला लिए। तो ये गलती नहीं करना। इवन पढ़ाई में भी वही करना है कि अचानक जोश में आ जाते, 15 घंटे पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन तक सो रहे हैं। ये नहीं करना है। भले 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। हाँ सर। सर सबसे पहले आपको डीएसपी से डीसी बनने की बधाई सर। और मेरा प्रश्न सर प्री से है कि जैसे हम प्री की तैयारी करते रहते हैं हर साल, लगभग 3-4 सालों से, स्पेशली 2017 से वेरिएशन आ रहे हैं सर प्रश्नों में, आप देखे होंगे। तो उस वेरिएशन में आप एग्जाम हॉल में कैसे स्ट्रेटजी अपनाते हैं सर कि मतलब सभी प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं, मतलब जो सिलेक्शन के लायक रहता है? एक्चुअली क्या हुआ था लास्ट टाइम, मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया सर, उसके कारण प्री नहीं निकल पाया। 2018 का मेंस लिखा था सर, तो मेरा बेसिकली प्री ही नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए मैं प्रश्न पूछा सर। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज प्री है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद देखेंगे कि प्री नहीं निकलता, और जैसे ही प्री निकलता है सीधा पोस्ट लेते हैं।
तो बिल्कुल उस चीज का डिमोटिवेट नहीं होइए। और प्री का इसीलिए मैं वेटेज एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने आप डेडिकेटेड प्री को दीजिए। और एग्जाम हॉल के लिए ये है कि हमारी प्रैक्टिस कम होती है, कई बार टेस्ट सीरीज कम दिलाए रहते हैं तो एग्जाम हॉल में हम अचानक हड़बड़ा जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल दिलाइए, और टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली दिलाइए जैसे आप एग्जाम हॉल में दिला रहे हैं। और उसके बाद कभी अचानक से कुछ भी चीजें टफ आ जाती है जो हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि इस बार प्री टफ आ गया था इंडियन पोर्शन जो काफी टफ था, मेंस में पेपर 7 हो जाता है, या लाइफ में भी कभी कुछ चीजें टफ आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया था तो टफ आ जाती है। उसको हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब टफ आती है ना उस टाइम पे 90% लोग होते हैं वो हिम्मत हार चुके होते हैं। तो उस टाइम अगर सिर्फ हम लोग खड़े रह जाते हैं ना तो हमारी आधी बाजी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस बार भी प्री में सबसे बड़ी दिक्कत वही हुई थी, लोग हिम्मत ही हार गए थे। तो जो क्वेश्चन नहीं आता हो तो किसी को नहीं बनता है, जैसे राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था तो किसी को नहीं पता था। लेकिन गलती क्या होती थी, ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो इजी क्वेश्चन था वो भी लोगों का बिगड़ने लगा। तो उस टाइम पे आपको क्लियर रखना है कि क्या क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा होगा। आपको उस टाइम पढ़ते समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनेगा, उसको हड़बड़ाने की जरूरत हेलो। नहीं है वैसे क्वेश्चन को। और उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू। सर जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं। 4 ऑप्शंस में सर 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि वो सही ही है सर। तो इसमें ऐसे अगर कोई ऑप्शन स्किप स्ट्रेटेजी अगर आप बताएं तो। बिल्कुल। तो पहले तो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जैसे कि एक बार मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा था तो उसमें था कि तंजौर शैली कौन सा नृत्य का है करके, तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसी कई बार क्वेश्चन आएगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उस टाइम पे आपको लॉजिक करना है, लगाना है कि इसको मैं कहाँ पढ़ा था। तो उस टाइम आप भूगोल से कनेक्ट करोगे, भूगोल में तंजौर कहाँ पे है, वहां पे क्या बोलते हैं तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु की नाट्य शैली क्या है, भारतनाट्यम। तो ऑप्शन देखिए यहाँ भारतनाट्यम दिया तो हो सकता है ये इसकी शैली होगी। तो ऐसे कई बार लॉजिक लगाना होता है कहीं कहीं सब्जेक्ट से कनेक्ट करके। और ये उसी टाइम होगा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, टेस्ट सीरीज रेगुलर दिल रहा और वहाँ पे माइंड फ्रेश रहेगा। वहाँ पे आप हड़बड़ाओगे तो ये सारी चीज सोच नहीं पाओगे। और दूसरी बात है कि अब ऑप्शंस कम कर दिए, 4 ऑप्शन होते, पहले शायद 5 होते थे। और निगेटिव मार्किंग भी अब कम हो गई, तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो जिसमें चारों ऑप्शन नहीं पता, चारों में डाउट है, उसको क्लियर कट छोड़ दीजिए। 3 में भी डाउट है, उसको भी छोड़ दीजिए। जो 2 में डाउट है ना, अगर उसमें एक में 51% भी हो रहा है या थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप उसमें बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में यह है कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है 2019 में, इंडिया पोर्शन से आया था, तो उसमें पहले ही क्लियर रखिए एकदम, अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि एग्जाम हॉल में हो सकता है पैटर्न रिपीट हो। तो उसमें आपको जाने से पहले ये सोच के जाना पड़ेगा कि उसमें 90% क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के नहीं जा रहोगे। उस चारों ऑप्शन में मुश्किल से आपको 1 या 2 ही ऑप्शन आते रहेंगे, सारे ऑप्शन किसी को नहीं आते रहेंगे। वहां पे आपको कुछ ना कोई लॉजिक लगाना है या एलिमिनेशन करना है। जैसे संविधान का क्वेश्चन आया था कैबिनेट कमिटी वाला, तो उसमें मैं बिल्कुल उसको पढ़ा नहीं था, लेकिन वहां पे आपको लॉजिक रीजनिंग लगानी, जैसे मैथ्स में रीजनिंग होता है ना कि या 1 और 3 सही है या 2 सही, तो उसमें कॉम्बिनेशन आपको देखना है। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन था कि जैसे कि 2 सही होगा या 4 सही होगा, तो आपको ये देखना दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे होते हैं, तो उसमें देखिए जहाँ पे 2 और 4 एक साथ सही है उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। फिर अगर देखिए अगर 2 सही है तो एक अपने आप सही होगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उस पर एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा। और कुछ कुछ ऑप्शन कुछ लॉजिक लगाना है, जैसे कि उसमें था कि अगर कैबिनेट समिति है तो वहां प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, तो ये पढ़ा कोई नहीं है, लेकिन जब पता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ लॉजिक्स भी लगाने पड़ते हैं वहां पे। और उसके बाद थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और एलिमिनेशन आप देखिए कि कुछ चीजें हमेशा ऐसे ऑप्शन होंगे या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो 100% सही होगा कि ये तो होगा ही, आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। और कुछ चीजें ऐसी होंगी ये तो हो ही नहीं सकता सही, जो भी पैटर्न है ये यूपीएससी में होता है, ये अब यहाँ पे आया है। तो जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये जैसे 1 है, 1 वाले ऑप्शन अगर नहीं हो सकते तो सारे ऑप्शंस में देखिए 1 किसमें है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर कई बार ऑप्शन बचता है एक, मतलब आपको आंसर पता भी नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ आप रीजनिंग लगाओगे, जो पेपर 2 में होता है वो पेपर 1 में लगाना पड़ रहा है अभी। तो वो अगर सिर्फ रीजनिंग से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एकदम माइंड सेट प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हम नहीं पढ़े हैं। अगर आप उस टाइम पे हड़बड़ा गए कि हम तो नहीं पढ़े हैं, क्या होगा बाकी लोग पढ़े हैं, तो फिर वहीं पे फिर गेम खत्म। उस टाइम को आपको सोच के क्लियर रखना है। ठीक है यार, हिंदी को इजी बनाने का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि उसको पढ़ो।
अब आपको लगेगा ये क्या बोल दिया यार, उसको रोज पढ़ो, मन मार के पढ़ो कि अब तो जैसे अब क्लास 8 बजे है तो सुबह 6 से 7 1 घंटा मैं हिंदी पढ़ के ही, क्या क्या छत्तीसगढ़ के शब्द पढ़ लिए मैंने, मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कभी पढ़ूंगा, सच बता रहा हूँ, पर हो जाता है। और बस ठीक ठाक। कौन? अभी तिवारी सर नहीं पढ़ा। तो आपको हिंदी में समझ में आता है जो वो बोलते हैं कि वो कोई इंग्लिश के टर्म ही नहीं यूज करते हैं? कुछ तो होगा, तो बोलो ना उनको कि सर वही तो बात है, मैं क्यों आगे बैठता था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं पीछे बैठूंगा तो सर मुझे देखेंगे नहीं तो नहीं। चेतना, सुन बेटा, पहली बात, ये जो तीनों बैठे हैं ना, ये तीनों भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, एक बात। और पीयूष काइंड ऑफ पर्सन है जो एडजस्ट करते हैं। और अंशुल जब आया ना तो ये भी माथा पकड़ के बैठे रहते थे हिंदी मीडियम। अगर बैरियर होता ना बेटा, समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए ना लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। प्रीलिम्स में मान सकता हूं कि मेंस में आपको लिखना है तो आपको एक लैंग्वेज डिसाइड करना पड़ेगा, मीडियम। बट प्रीलिम्स में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज का कोई मीडियम नहीं होता। फर्स्ट चीज, अगर कहीं कोई दिक्कत जाता है, मेक इट क्लियर विद द टीचर कंसर्न। जो टीचर कंसर्न है उनसे आप करें। मैंने भी अंशुल को देख करके, अंशुल के लिए मैं इंग्लिश में तो बताता था, लेकिन जब मैंने अंशुल को देखा मेरी क्लास में तो मैंने तय किया कि मैं जितना हिंदी में बोलूंगा उतना ही मैं इंग्लिश में बोलूंगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम था। लेकिन एक सब्जेक्ट से तो नहीं निकलेगा ना, बाकी सब्जेक्ट को कैसे उसने किया, किस तरीके से किया, कैसे ओवरकम किया। सेम स्टोरी नितिन की भी है, सेम पीयूष की भी है। तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, लाइफ में ना दो प्रकार के लोग हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। बी द सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हाँ, वही बात, ठीक। अब बोलना, मैं बोलूंगा सब लोग को, ठीक है। पॉलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होती माता। मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी। क्लास 3 में था मैं, सबसे पहली बार हिंदी का पेपर लिखने गया था। 50 नंबर का पेपर था, मेरे 32 नंबर आए थे। बहुत खुश कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, 32 नंबर आ गए मेरे। मैं मम्मी को अपना पेपर दिखाया, मम्मा ये देखो पास हो गया मैं तो। पता नहीं चेक करने वाले को क्या पता था। मम्मी ने बोला गधे, तूने अपना नाम ही गलत लिख के आ गया है। मैं हिंदी में अपना नाम ही गलत लिख के आ गया था। पर आप माने, अगर आपको लगता है कोई चीज नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सा एफर्ट खुद से भी दें। आप यार YouTube में देख लो, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी चीज है, YouTube में देख लो, कोई ना कोई तो खुदा का बंदा होता है जो बता देता है। आपको नहीं बता रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, मतलब पकड़ थोड़ी लो। नहीं करेंगे वो, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी विषय में इंग्लिश में हिंदी मीडियम में दिक्कत है मेरे को बताना भाई। हाँ, सर पढ़ा देंगे अलग से।